उसी पल बाजिल ने भी मासूमा को देखा और बाकी सबको नज़रअंदाज करता चंद कदम आगे बढ़कर मासूमा तक पहुंचा, जबकि मासूमा सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी और अपने दुपट्टे पर हाथ से ग्रिप मजबूत कर ली। हाँ, अब बताओ, किसने किसने हाथ उठाया तुम पर? वो झपट कर मासूमा तक पहुंचा था और उसने बाजू से थाम कर धाड़ते हुए तकरीबन कहा था कि उसकी भारी गरजदार आवाज़ शिराजी हाउस में गूंजी थी। मासूमा समेत हर कोई कांप उठा था। आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने। वो बाजिल की गिरफ्त में अपनी आवाज़ और वजूद की कपकपाहट पर काबू पाते बमुश्किल बोल पाई थी। हाँ, तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ। बताओ, किसने किया है ये? बोलो। वो अपने एक हाथ से उसके दाएं गाल को हल्का सा छूकर इस बार नरमी से पूछ रहा था, मगर मासूमा उसका नर्म लम्स अपनी गाल पर महसूस करती हल्का सा कराह उठी थी और अपनी आंखें मींच ली। बाजिल बाजिल, क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो इसे। ये काइम की धाड़ती हुई आवाज़ थी जो अभी शिराजी हाउस में दाखिल हुआ था, मगर लाउंज से बाजिल की चिंगारती आवाज़ें सुनकर फौरन अंदर दाखिल हुआ था। मगर सामने रोती हुई आंखें मीचे मासूमा को बाजिल की गिरफ्त में देखकर उसका दिमाग गुस्से से फटने लगा था। वो फर्श पर बिखरे कांच की परवाह किए बगैर भागकर फौरन उन दोनों तक पहुंचा था और बाजिल को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला और मासूमा के बाजुओं से बाजिल के हाथ हटाए। तुम बीच में मत आओ काइम शिराजी, मैं अपनी बीवी से मुखातिब हूँ, कोई बीच में नहीं आएगा। बताओ मुझे, किसने जुर्रत की है बाजिल शिराजी की बीवी पर हाथ उठाने की? वो काइम को लहूलुहान आंखों से देखता हुआ चिल्ला रहा था और एक बार फिर मासूमा से मुखातिब हुआ था, जो अब काइम के सीने में मुंह छुपाए रो रही थी। जबकि उसकी बात सुनते ही काइम ने अपने सीने से लगी मासूमा को खुद से जुदा किया, उसको परेशानी से देखने लगा। मासूमा, मेरी जान, मेरी गुड़िया, क्या हुआ है बच्चे, बताओ मुझे। काइम उसका चेहरा दोनों हाथों से थामकर फिक्रमंदी से पूछने लगा, जबकि मासूमा का सूजा गाल देखकर उसकी आंखों में सुर्खी उतरी थी और माथे पर बलों में इजाफा हुआ। भाई, आप दोनों गुस्सा नहीं करें प्लीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बाजिल के जनूनी अंदाज पर हकीकतन सहम गई थी। तिरछी निगाहों से उसे देखती काइम से आहिस्तगी से बोली, चेहरा देखा है तुमने अपना? कहाँ से लग रहा है तुम ठीक हो? मासूमा की आहिस्ता आवाज़ भी बाजिल ने सुन ली थी और उसके चेहरे की जानिब इशारा करता बोला, तुम ठंडे रहो बाजिल, मैं बात कर रहा हूँ ना। बाजिल के चीखने पर काइम उसे हाथ के इशारे से खामोश कराता सपाट अंदाज में बोला और फिर मासूमा को संजीदा निगाहों से देखने लगा। मासूमा, मुझे बताओ, बाबा ने हाथ उठाया है तुम पर? मासूमा को देखते हुए वो सर्द अंदाज में पूछने लगा कि मासूमा ने कुछ भी कहे सुने बगैर घुट घुट कर रोना शुरू कर दिया और सर काइम के सीने पर टिका दिया। जबकि काइम और बाजिल ने एक दूसरे को देखा और फिर वहाँ खड़े मुजफ्फर साहब को, जिन्होंने उन दोनों से नजरें चुरा ली। बाहर बुलवाएं अपने बेटे को दादा जान, कहाँ छुप कर बैठे हैं वो? उनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? बाजिल वहाँ दीवार पर बाकी सब घर के मर्दों की तस्वीर के साथ लगी साजिद साहब की तस्वीर पर तैश से वॉज मारकर नीचे गिराता हुआ धाड़ा कि शिराजी हाउस के दरो दीवार उसकी धाड़ पर लरस गए। बस करो बाजिल, बस करो बाजिल। काइम ने मासूमा की जानिब इशारा करते हुए बाजिल को बुलंद आवाज़ में कहा, शिराजी साहब, कहाँ छुपाया है अपने भाई को? बताएं मुझे। बाजिल काइम को नज़रअंदाज करता माजिद साहब की जानिब बढ़ा था। माजिद साहब की जानिब बढ़ा, जो अपने बेटे का जुनून देखकर बार बार अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ कर रहे थे। बाजिल बेटा, मुझे नहीं मालूम, वो धीमी आवाज़ में बोला। ऐसा कैसे हो सकता है कि शिराजी ब्रदर्स कोई काम एक दूसरे की शिराकत के बगैर करें? मैं मान ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते कि आपका भाई कहाँ है। वो माजिद साहब को अपनी लहू आंखों से देखता हुआ बेहद संजीदगी से बोला था और वहाँ पड़ी कुर्सी को जोर से ठोकर मारी। भाई प्लीज़ रोकें इन्हें, मासूमा ने धीमी आवाज़ में काइम के सीने से लगे इल्तजाइया अंदाज में भीगी आवाज़ में कहा, जबकि उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। बाजिल, बस करो। काइम बाजिल को घूरता बुलंद आवाज़ में बोला था, ये नहीं होना चाहिए था दादा जान, मैंने आपको कहा था। मासूमा को यहाँ ज़रा बराबर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ये आपके होते हुए हुआ है ना? ठीक नहीं हुआ दादा जान। मासूमा का बेआवाज़ रोना काइम को तड़पा रहा था। वो मुजफ्फर साहब को देखकर बेहद सर्द अंदाज में गोया हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं। कल शाम तक इंतज़ार करें और अपने भाई को भी बता दीजिएगा कि कहीं भी छुप जाएं। बाजिल शिराजी की नज़रों से ज़्यादा वक्त तक भाग नहीं सकता कोई। कल शाम मिलते हैं एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के साथ। जस्ट वेट एंड वॉच दैट व्हाट आई डू डियर शिराजी ब्रदर्स।
बाजिल कदम कदम चलता माजिद और आबिद साहब के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ और अपनी अंगारा आंखें उनके मकरूर चेहरों पर जमाए बेहद सर्द मोहरी से बोला था। वो फिर चलता हुआ काइम के पास गया, हाथ बढ़ाकर मासूमा का बाजू थामा और उसके भीगे चेहरे को एक नज़र देखता। उसका हाथ मजबूती से थामता लाउंज से उसे लेकर बाहर निकल गया, जबकि काइम ने भी एक सर्द निगाह सब पर डाली और लाउंज से बाहर निकलने लगा जब दादा जान की नर्म मगर बुलंद आवाज़ उसके कानों में पड़ी। काइम बेटा, बाजिल ने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी, तुम तो सुन लो मेरे बच्चे। मुजफ्फर साहब काइम को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोले थे, जबकि काइम ने महज सवालिया अंदाज में भवें उचकाई थीं। जुबान से कुछ ना बोला था, उसका चेहरा किसी भी तासुर से आरी बेहद संजीदा था। बेटा देखो, मैं मानता हूँ साजिद ने गलत किया है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर, मगर बेटा क्या तुम नहीं जानते उस लड़की को? वो खुदसर और बदतमीज़ भी है। वो बेचैन हो रहे थे कि कहीं उनका दूसरा पोता भी मुंह ना मोड़कर कमरे में चला जाए, इसीलिए जज्बज़ होकर वजाहत देते हुए बोले, मासूमा ने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की दादा जान, लेकिन अब लोगों के पस्त ख्यालात का क्या किया जा सकता है, जहाँ सच्ची बात कहने वाला बेअदब और बदतमीज़ कहलाता है। अगर तमीज़दारी नाहक बात बर्दाश्त करना और जुल्म के खिलाफ खामोश रहना है, तो मैंने ऐसी तमीज़ वाकई अपनी बहन को नहीं सिखाई। उसका लहजा बेहद सर्द था, चेहरा भी किसी तासुर से आरी था और चट्टानों जैसी सख्ती लिए हुए था, मगर धीमी आवाज़ में वो निगाहों का रुख फर्श पर बिखरे टुकड़ों पर जमाए हुए था। बेटा अब तुम तो गुस्सा ना करो, देखो ज़रा बाजिल ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। वो काइम का सर्द अंदाज देखकर यकदम फिक्रमंद हुए थे। मोहब्बत और इल्तजा से कहते वो काइम के बेतासुर चेहरे को देख रहे थे। क्या दादा जान, अब कोई सफाई देना बाकी है क्या? एक दिन में क्या हालत हो गई उसकी, आप मुझे कॉल करके बता भी तो सकते थे ना। माजरत दादा जान, मगर आपने मेरी बात का पास नहीं रखा। मैंने कई साल पहले भी आपसे कहा था, सिर्फ इस शर्त पर शिराजी हाउस में रहूँगा कि मेरी बहन को ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए यहाँ, मगर मैं अपनी बहन के साथ हुआ सलूक हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकता दादा जान। वो एक ठंडे मिजाज का आदमी था, मगर यहाँ बात उसकी अजीज़ बहन की हो रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने मासूमा का सूजा हुआ चेहरा, रोई हुई आंखें और घुट घुट कर रोना याद आ रहा था। मासूमा की यह हालत उसे तकलीफ से दो चार कर रही थी। काइम बेटा, बाजिल तो जज्बाती है, मगर तुम तो समझदार हो, ऐसे अपने दादा से बदजन ना हो मेरे शेर। मेरी ज़िंदगी बस तुम दोनों ही से तो है। वो 2 कदम उस तक पहुँचते, मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए कह रहे थे, जबकि काइम का हर अंदाज उन्हें एहसास दिला रहा था कि वो बहुत ज़ब्त कर रहा है, क्योंकि वो जानते थे बाजिल अपना गुस्सा निकाल चुका है हर चीज़ पर, मगर काइम उसकी फितरत में ही बर्दाश्त और सब्र की आमेज़िश थी। और मेरा सब कुछ मेरी बहन है दादा जान, ये बात मैं बारहा आपसे कह चुका हूँ। वो ठंडे ठार अंदाज में बोला था, जबकि वहाँ मौजूद शिराजी हाउस के मकीन मुजफ्फर साहब को देख रहे थे, जो महज अपने पोतों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बाकी किसी की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जबकि वहाँ खड़ी चची के दिल में टीस उठी थी कि उनके दिल की आवाज़ आई थी कि काश उनकी बेटियों का भी ऐसा कोई भाई होता, तो आज वो ऐसी घुटी हुई और सिसकती हुई ज़िंदगी ना गुजार रही होती। मगर ये दुआ उन्होंने ज़रूर की थी कि खुदा उनकी बेटियों के नसीब उन जैसे ना करे और शोहर बाजिल या काइम जैसा मिले उन्हें। अगर तुम कहते हो तो इस सब के लिए तुम्हारा दादा तुमसे माफ़ी मांग लेता है। मुजफ्फर साहब ने उसे देखते हुए इल्तजाइया अंदाज में दोनों हाथ बांध दिए। कहा और किसी की भी परवाह किए बगैर पशेमानी से हाथ जोड़ दिए, जिन्हें एक जस्त में काइम ने अपने हाथों में थाम लिया। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता दादा जान। जब मैं अपने बाप के साथ 1000 इख्तलाफात के बावजूद ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, महज इसलिए कि वो मेरा बाप है, तो फिर तो आप तो मेरे लिए काबिल एहतराम है ना। वो इस बार उनकी आंखों में देखता लहजे में बेहद एहतराम लिए बोला था कि मुजफ्फर साहब जैसे करक शख्स की आंखों में नमी छा गई, जिसे वो आंखें झपका कर छुपा गए। मुझे मालूम है तुम कभी अपने दादा जान से खफा नहीं हो सकते। जीते रहो मेरे पोते। उन्होंने उसके सर पर बोसा देते हुए शफकत भरे अंदाज में कहा, मगर याद रखिएगा दादा जान, बेशक वो मेरे बाप हैं, मगर अपनी माँ के साथ हुए जुल्म
मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। और मासूमा पर हाथ उठाकर उन्होंने मज़ीद गलत किया है। बाजिल तो क्या, मैं भी इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। काइम का लहजा एक बार फिर बेहद सर्द हुआ था, जबकि आंखों में कुर्ब वाज़े हुआ था, जिसे वो महारत से छुपाकर एक सर्द निगाह माजिद साहब और आबिद साहब के उड़े हुए चेहरों पर डालकर वहां से जा चुका था। जबकि मुजफ्फर साहब बेबसी से उसकी पुश्त देखने लगे, यहाँ तक कि वो निगाहों से ओझल हो गया। वो मासूमा को लेकर कमरे में जाकर उसे बेड पर बिठा चुका था और नूरी को दूध का गिलास लाने को कहा। अब वो मुसलसल कमरे में चक्कर काट रहा था। मासूमा बेड पर सिमटी बैठी तिरछी निगाहों से उसके बेहद संजीदा चेहरे को देख रही थी, जो बगैर कुछ कहे खतरनाक तेवर लिए कमरे में तेज तेज इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ नूरी हाथ में दूध का गिलास और फर्स्ट एड बॉक्स लिए दाखिल हुई थी, बाजिल ने उसके हाथ से दोनों चीज़ें लेकर उसे जाने का हुक्म दिया तो वो मुअद्दब से सर झुकाकर चली गई। जबकि बाजिल दूध का गिलास और फर्स्ट एड बॉक्स मेज़ पर रखकर वापस मुड़ा और दरवाज़ा लॉक करके मासूमा की जानिब बढ़ा। मासूमा नामहसूस अंदाज में खुद में सिमट गई। बिलाशुबा फिल वक्त उसे बाजिल की बेहद संजीदा चेहरे और कुछ देर पहले के जनूनी बाजिल से खौफ महसूस हो रहा था, और कोशिश के बावजूद भी वो अपनी घबराहट और खौफ पर काबू न पा सकती थी। उसका वजूद हल्का हल्का सा लरज़ रहा था। जबकि अब बाजिल उसके बिल्कुल सामने बैठ चुका था और हाथ बढ़ाकर मासूमा की दोनों कलाइयाँ थामी उसे अपने करीब किया और सपाट चेहरे से उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगा, जिसे देखकर उसने अपने जबड़े सख्ती से भींच लिए। कहाँ दर्द हो रहा है? बेहद सर्द अंदाज में पूछा गया कि बाजिल के हाथ में मुकीद उसका हाथ कपकपा गया और उसने लरसती पलकों को उठाकर बाजिल के संजीदा चेहरे को देखा। सर में उसकी सर्द निगाहों से बेहाल होती वो बमुश्किल बोल पाई थी और फिर निगाहें झुका गई। जब सर में दर्द होता है तो कौन सी मेडिसिन ली जाती है? अब वो उसकी कलाई से अपना दायां हाथ उठाकर उसके दाएं रुखसार तक ले गया और उसके सूजे हुए गाल को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। उसका नर्म लम्स अपने गाल पर पाकर दर्द की लहर महसूस करने लगी। उसकी आंखों में मोती चमकने लगे, मगर मुसलसल बाजिल की उंगलियों की हरकत को वो चाह कर भी ना रोक सकी। पेन किलर, वो बेबसी से बोली थी और अपने बहते आंसुओं को साफ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी दोनों कलाइयाँ बाजिल की मजबूत गिरफ्त में थीं। तो जाना, जब सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं। राइट। वो उसके बहते आंसू अपने हाथों की पूरों से नरमी से साफ करता तस्दीक चाहता हुआ बोला, जबकि मासूमा ने झुके सर को इस्बात में हिलाया, जबकि वो उसके बेतुके सवाल समझने से कासिर थी। तो जाना, तुमने स्लीपिंग पिल्स क्यों लिए? वो मजीद उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता हुआ सर्द लहजे में पूछने लगा। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़, सॉरी। तुमसे मुझे इसी की उम्मीद है। बाजिल बेड से उठ खड़ा हुआ, जबकि मासूमा गहरे गहरे सांस लेते हुए बमुश्किल खुद को रोने से रोक रही थी, मगर फिर भी मुसलसल उसके आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। अभी वो संभली कहाँ थी जब एक बार फिर बाजिल उसके करीब आकर बैठा, थर्मामीटर से उसका बुखार चेक किया, फिर एक गोली खुद ही मासूमा को खिलाकर वो अब उसके लबों से दूध का गिलास लगा चुका था। नाचार मासूमा को बगैर किसी हुज्जत के वो गिलास खत्म करना पड़ा। अब बाजिल गिलास थामकर मेज़ पर रख रहा था और नाइट बल्ब ऑन करके दोबारा मासूमा तक आया। उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और इसे बेड पर लिटाकर उसके करीब बैठकर उसका सर दबाने लगा हल्का हल्का सा। जाना, रिलैक्स रहो, जो भी हुआ उसे दिमाग पर सवार मत करो, बिल्कुल पुरसकून रहो, और एक आंसू भी तुम्हारी आंख से अब ना निकले। रोती रहोगी तो सर में मजीद दर्द उठेगा। मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ अब। वो उसका सर हल्का हल्का दबाता इस बार लहजे में नरमी और मोहब्बत लिए बोल रहा था। बिलाशुबा मासूमा का इस तरह रोना उसे तकलीफ़ दे रहा था। उनका ये जुनून सिर्फ मेरे लिए था, या अगर कोई भी मेरी जगह और लड़की उनकी बीवी होती तो उसके लिए भी वैसा ही करते। ये बात मुझे खुद नहीं मालूम कि ये ख़ास जज्बात तुम्हारे लिए थे, या फिर अगर कोई और लड़की मेरी बीवी होती तो ऐसे ही उसके लिए भी करता। हाँ, मगर मैं इतना जानता हूँ, शोहर ही अपनी बीवी की इज्जत लोगों से करवाता है, और ये तब मुमकिन है जब वो खुद अपनी बीवी की इज्जत करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो, और मुझे अपनी बीवी के साथ हुए हर सलूक के लिए खुदा के आगे जवाबदेह होना है। आज के बाद कोई भी तुमसे सख्त लहजे में भी बात नहीं करेगा, देखना तुम। मासूमा नहीं जानती थी कि उसने ये बात दिल में सोची थी या बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाई थी।
जो कि बाजिल ने सुन ली थी और मोहब्बत से उसका सर दबाता हुआ ठहर ठहर कर बोल रहा था, जबकि वो अपनी आंखें मूंद कर खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। फिर मासूमा ने अपने माथे पर मौजूद उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे अपने साथ लेटने का इशारा किया, जबकि मासूमा का इशारा समझते हुए बेसाख्ता ही बाजिल के लब मुस्कुराए। फिर वो उसके साथ लेटकर एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल करके दूसरे हाथ से उसका सर दबा रहा था, जबकि मासूमा ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बालों पर बाजिल के दहकते लबों का लम्स महसूस कर रही थी। फिर कब वो पुरसकून होकर नींद की वादियों में गुम हुई, उसे खुद भी खबर ना हुई। जबकि बाजिल काफ़ी देर तक उसका सर दबाता रहा और फिर जब उसे यकीन हो गया कि मासूमा सो गई है, तो वो आहिस्ता से उसका सर तकिए पर रखता हुआ बेड से उतरा, जेब से मोबाइल निकालकर बासित और काइम के नंबर पर एक जगह का एड्रेस सेंड करके आधे घंटे में वहां पहुंचने का हुक्म दिया और खुद हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखा, जहां घड़ी की सुइयां रात के 2:30 बजा रही थी। फिर वो मासूमा को एक नज़र देखता बिना आहट किए कमरे से बाहर निकल गया। वो जब उस आम से गैर आबाद मकान में दाखिल हुआ तो एक बल्ब की रोशनी में उसे सामने ही 3 कुर्सियां एक मेज़ के गिर्द पड़ी नजर आईं, जिनमें से एक पर बासित और दूसरी पर काइम बैठा लैपटॉप पर झुके हुए काम कर रहे थे। बाजिल तेज तेज कदम चलता उन तक आया और खाली कुर्सी पर विराजमान हो गया और फिर काफ़ी देर वो तीनों अपना प्लान डिस्कस करते रहे, जबकि बासित बार बार मुंह पर हाथ रखकर जमाइयाँ रोक रहा था। उसकी सुर्ख आंखें और बेजार चेहरा बता रहा था कि वो बहुत मुश्किल से बिस्तर छोड़कर आया था। बासित, ये सब तुमने करना है और तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है काम में। गौर से सुनो मेरी बात, गलती की गुंजाइश कतई नहीं है, इसलिए अपना दिमाग यहाँ रखो। बाजिल सख्त निगाहों से बासित को देखता हुआ दबी दबी आवाज़ में गुर्राया, जबकि बासित ने बेचारा सा चेहरा बनाकर बाजिल को देखा और फिर काइम के संजीदा चेहरे को और फिर खुद भी मुश्किल संजीदा चेहरा बनाता बाजिल को सुनने लगा। बासित, कल शाम 7 बजे तुम्हें शिराजी हाउस ये सब काम निपटा कर पहुँचना है, बाकी तुम्हें सब मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। बाजिल अब कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा कर लबों से लगा ली और सर्द अंदाज में बासित को देखता हुआ बोला, जबकि बाजिल की बात जब बासित की समातों तक पहुंची तो अब उसकी नींद सारी उतर चुकी थी। वो अपनी आंखें फाड़े कभी बाजिल को कभी काइम को देखने लगा। मगर ये सब तो हमें मिशन के बाद करना था ना, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? वो खासे झुंझलाए हुए अंदाज में बाजिल से बोला था, जो एक हाथ में सिगरेट था में कश ले रहा था, जबकि निगाहें सेल फोन पर जमाए हुए था। फिर बासित ने बेबसी से काइम को देखा तो काइम ने बाजिल की जानिब इशारा करके अपने कंधे उचका दिए, जबकि बासित ने फिर बाजिल को बेबसी से देखा, मतलब उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं बाकी सारे काम कर लूँगा लेकिन शिराजी हाउस नहीं जा सकता, और वैसे भी ये काम तो आपने करना था, यही तय हुआ था ना। बासित इस बार अपनी बात पर जोर देते हुए खासी बुलंद आवाज़ में बोला था। आखिरी बात उसने काइम को देखकर बोली थी, बासित ये काम तुम ही करोगे। अब भी कोई मसला है तुम्हें तो बता दो, मैं तुम्हारे सारे मसले अभी हल कर देता हूँ। बासित की झुंझलाहट देखते हुए इस बार बाजिल उसे गुस्से से घूरते हुए सर्द मोहरी से गोया हुआ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा काम। बासित इस बार बेहद संजीदगी से बोला था। उसे संजीदा देखकर बाजिल उठ खड़ा हुआ और बासित के शाने को हल्का सा दबाव डालकर थपथपाया और हाथ में थामा हुआ सेलफोन जेब में रखता तेज तेज कदमों से बढ़ता चला गया। इन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? बाजिल के जाते ही बासित झुंझलाए अंदाज में काइम से बोला, इस बहस का अब कोई फायदा नहीं है बासित, उसने कल शाम का कहा है तो इतना ही वक्त देगा वो तुम्हें, इसलिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। काइम उसे हाथ में बंधी घड़ी की जानिब इशारा करते बोला था। आप कहाँ जा रहे हैं अब? काइम को मेज़ पर पड़े चंद कागज़ समेटते देखकर बासित ने पूछा। सुबह की फ़्लाइट है मेरी लाहौर की, उससे पहले मुझे घर भी जाना है। काइम अब अपना मोबाइल निकाल कर चेक करते हुए बोला, क्यों, खैरियत? उसके बाप ने कहा है मैं सुबह ले जाऊं उसे। मोबाइल पर निगाहें जमाते हुए वो बेतासुर अंदाज में बोला, तो आप शिराजी हाउस लेकर जाएंगे उन्हें? बासित उसकी बात समझता हुआ सर हिलाकर अगला सवाल करते हुए काइम का संजीदा चेहरा देखता हुआ गोया हुआ था। हाँ जाहिर है, काइम ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। कोई मुलाकात हुई अभी तक उनसे या शराफत लिए फिर रही है? बासित बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था, मगर उसकी आंखों में शरारत वाज़ेह थी। काइम उसकी बात का कोई जवाब ना देकर हनूज मोबाइल पर निगाहें जमाए रहा। यार बताएं तो, बासित थोड़ा आगे की जानिब बढ़कर अपनी मुस्कुराहट दबाई शरारत से पूछ रहा था। नहीं हुई मुलाकात, महज उसके बाप से मिलता हूँ जब जाता हूँ, काइम ने हनूज संजीदगी से कहा। उसे मालूम था जब तक बासित की बात का जवाब ना देगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
عجیب ہیں یار، آپ اپنی بیوی سے ہی نہیں ملتے۔ اب بندہ اتنا بھی شریف نہ ہو، اگر وہ آپ کی پسند پر پوری نہ اتری تو اب 2 ماہ میں کم از کم آپ کو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا نا، بے شک کال پر ہی رکھتے۔ باسط قائم کی بات پر اپنا ماتھا پیٹتا اسے گھورتا ہوا بول رہا تھا۔ تم ان باتوں پر دھیان نہ دو اور اپنے کام پہ لگو، وقت بہت کم ہے تمہارے پاس۔ قائم اس کی بات نظر انداز کرتا مصنوعی غصے سے اسے گھورتے بولا تھا، چلیں اب لا جو رہے ہیں اپنے ساتھ تو جی بھر کے مل لیجئے گا اپنی بیگم سے۔ باسط قائم کو آنکھ مارتا ہوا کہکا لگا کر بولا، جبکہ قائم اس کی بات پر غصے سے اس کا نام لیتے ہوئے دھاڑا، باسط، ارے کچھ ان سے ہی سیکھ لیں، اپنی بیوی سے کیا کال پہ رومانس جھاڑتے ہیں، اوف۔ باسط کی بات کا اشارہ بازل کی جانب تھا، جبکہ یہاں قائم سے اور برداشت ناوار اٹھ کر ایک مکہ باسط کی کمر پر رسید کرتا اپنی چیزیں لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی باسط نے مسکراتے لب سکیڑ لیے، چہرے پر بے حد سنجیدگی چھا گئی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے وہ چند لمحے پہلے والا باسط بالکل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر اب چٹانوں کی سی سختی امڑ آئی تھی۔